तो रिवाइज करते हैं और उसके बाद टॉपिक जो फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट था उसकी हेडिंग रहेगी, वो कंप्लीट करने के बाद उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो चलिए ये बच्चे शुरू करते हैं किससे, रिवीजन से। ठीक है, चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, कह रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, हाईवे होता है इसका। ये बात हमें पता है कि सक्सेस हमें तभी मिल सकती है जब हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है ना, मैनेजमेंट के हाईवे पे चलेंगे तो ही हमें क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, वरना कच्ची रोड पे चलते रहना। ठीक है, और आप इफेक्टिवली भी नहीं पहुंच पाओगे अपनी मंजिल पर और एफिशिएंटली। ठीक है ना, लेकिन हाईवे पर चलोगे, कौन से हाईवे पे, मैनेजमेंट के हाईवे पे, तो आपको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या हो जाएगा, आपके जो गोल्स है वो अचीव हो जाएंगे। लेकिन बस हाँ, हाईवे पे चलने का, ये तो मैंने आपको फायदे बता दिए, लेकिन हाईवे पे चलने के एक नुकसान भी है, क्योंकि स्पीड क्या रहती है, तेज रहती है। ऑब्वियस सी बात है कि मैनेजमेंट है तो स्पीड तो तेज रहेगी, क्योंकि हम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो एक्सीडेंट के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं, है ना। कच्ची सड़क पर अगर हो भी जाए तो गिर भी जाओगे आप, तो कोई बात नहीं, उठ जाओगे। लेकिन हाँ, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हाईवे पे अगर एक्सीडेंट हो गया तो हम बच भी सकते हैं और नहीं भी बच सकते, क्योंकि मैनेजमेंट में स्पीड क्या रहती है, तेज। ठीक है बच्चों, तो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमें कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए, और वो मैनेजमेंट के फंक्शंस हम इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं along with the principle, along with the application of principles of management। इनको, इन 5 को अप्लाई करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी मिलेगी, लेकिन उन 5 को परफॉर्म करते वक्त, किसको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन 5 को परफॉर्म करते वक्त अगर हम किसका यूज भी अप्लाई करते, किसको भी यूज में ले आए, प्रिंसिपल्स को भी यूज में ले आए, तो हमारे जो गोल्स है वो और ज्यादा अच्छे तरीके से और स्मूथली क्या हो जाएंगे बच्चों, अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, सवाल यही आता है, भैया ये बताओ कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है, इनका मतलब क्या होता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होती है, वो जनरल गाइडलाइन होती है, और ये जनरल गाइडलाइन किसी के सपने में नहीं आती। ठीक है ना, इन्हें क्या करना पड़ता है, फॉर्म करना पड़ता है। वो फॉर्म कैसे होती है, वो हमने एक टॉपिक में देखा है, उनको ऑब्जर्वेशन से और से हम उन्हें क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं जनरल गाइडलाइंस को। और ये कौन करता है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट करते हैं, नो डाउट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वे जनरल गाइडलाइंस होती है जिनके अंदर ये सामर्थ्य होता है, जिनके अंदर ये ताकत होती है, जो इतने कैपेबल है कि वो गाइडलाइंस क्या बता पाए, आज हम जो परफॉर्म कर रहे हैं ना, जो मैनेजरियल एक्टिविटीज हम आज कर रहे हैं, उनका आउटकम क्या होगा, उसको हम फोरकास्ट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दीज गाइडलाइंस। और इन गाइडलाइंस को ही, इन जनरल गाइडलाइंस को क्या बोलते हैं बच्चों, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक बार पूरा आप इंग्लिश में प्रॉपर आपको अगर आ रहा है, नहीं आता है, अगर बोल के बताओ, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर दोस ability to predict, which have the ability to predict or forecast the result of managerial activities। ये वो जनरल गाइडलाइंस होती है, वो बेसिक ट्रूथ्स होते हैं जिनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि ये आज की एक्टिविटी को फोरकास्ट कर दे कि इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, ये बच्चों रूल्स नहीं होते, क्या नहीं होते, रूल्स, ये केवल गाइड होते हैं, है ना। दीज आर द गाइड्स टू एक्शन, ये हमें क्या करते हैं, गाइड करते हैं। दैट्स व्हाई हमें क्या बोलते हैं, गाइडलाइंस। क्या बोल रहे हैं, गाइडलाइंस। और ये प्रिंसिपल हर एक ऑर्गेनाइजेशंस में हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे प्रॉफिट वाला हो या नॉन प्रॉफिट हो। फिर बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और प्योर साइंस प्रिंसिपल्स में क्या होता है, डिफरेंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो वो कैसे होते हैं बच्चों, देखिए साइंस के प्रिंसिपल नहीं होते, वो रिजिड होते हैं। वेरी गुड, इनको हम क्या करते हैं, लेकिन उनमें कोई क्रिएटिविटी हम दिखाएंगे नहीं, वो स्टैटिक होते हैं, एब्सोल्यूट मैनर में जैसे है वैसे ही है, वो वैसे ही अप्लाई होंगे। इनको हमें चेंज करने की जरूरत पड़ रही है एज पर द नीड ऑफ एनवायरनमेंट।
लेकिन उन्हें हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो प्रिंसिपल ही ऐसे डिफाइंड है, जो साइंस के प्रिंसिपल्स है वो बनाए ही ऐसे गए हैं कि इस सिचुएशन में ये वैल्यू रहेगी और इस सिचुएशन में ये वैल्यू रहेगी। जब उन्होंने ऑलरेडी अलग अलग सिचुएशन में जो हो सकती है वो वैल्यू, वो लॉ, वो फॉर्मूला, है ना, वो कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी लगा के दिया, तो उसमें तुम क्या चेंज करोगे, है ना। अगर तुम उस थियरी को ही कर दो, डिसरिगार्ड कर दो और तुम बोलो कि ये थियरी ही क्या है, बेकार है, प्रैक्टिकल में ये है ही नहीं है, हम बता रहे हैं क्या है, तो बात अलग है, ठीक है ना। ऐसा आमतौर पर फिजिक्स में तो आई थिंक ना होता है, फिजिक्स में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा होता है। अगर आपने कोटा फैक्ट्री भी देखी हो तो उसमें क्या रहता है कि एक्सेप्शन का एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन। अभी पहले तुम डिसाइड कर लो कि कौन किसका एक्सेप्शन है, ठीक है ना। तो वो तो बात अलग है। हाँ जी, कि बताना क्या है, ये बताना क्या चाहता है, ये एक्चुअल में है क्या। ये बोले ये उसने रदरफोर्ड ने बोला ये उसका एक्सेप्शन है, फिर बोर ने बोला ये उसका भी एक्सेप्शन है। तो पहले डिसाइड कर लो कि क्या करना है। तो इनको तो चेंज करना होता है, उनको चेंज नहीं करना होता है। और ये हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, वो कैसे होते हैं, डेला जो साइंस के प्रिंसिपल्स वो रेडी, ठीक है, वो जैसे है वो ऐसे ही रहेंगे। हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जैसे भी हमें जिस सिचुएशन में इनको अप्लाई कराना है। चार डिफरेंस हो गए। नेक्स्ट टॉपिक था बच्चों हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। अच्छा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो वापस से वही बात कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जनरल गाइडलाइंस होते हैं। क्या होते हैं, एक्शन को जो हमारे गाइड करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं टेक्निक्स की, तो टेक्निक्स क्या होती है, प्रोसीजर्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, है ना, जो हमें परफॉर्म करने होते हैं किसी काम को करने के लिए। अभी मैं अगर आपको लिंक करके बताऊं तो तीसरे वाला अगर आप डिफरेंस देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तीसरे वाले डिफरेंस में बताया कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ये बताते हैं कि व्हाट इज टू बी डन, करना क्या है भाई। सिंपली मेरे को प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, स्टाफिंग करनी है, डायरेक्टिंग करनी है, कंट्रोलिंग करनी है और अपना चैनल मेरे को मैनेजमेंट करना है। लेकिन ये बताओ मैनेजमेंट होगा कैसे, ये बताएगी मैनेजमेंट टेक्निक। भाई देखो पहले ऐसे करना, फिर ये करना, फिर वो करना, तो ये स्टेप्स हो गई। और इन स्टेप्स का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, प्रोसीजर हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको प्रोसीजर का कि डेटर से रिकवरी अगर हमें करनी है तो उसका प्रोसीजर क्या रहने वाला है। अच्छा, जो प्रिंसिपल होते हैं बच्चों वो तो होते हैं फ्लेक्सिबल। बोलो आप कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल। लेकिन टेक्निक्स उतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती, क्योंकि टेक्निक्स में आप हेर फेर तो कर सकते हो, थोड़ा बहुत चेंज तो कर सकते हो, एक आध स्टेप ऊपर नीचे कर सकते हो, ज्यादा परफॉर्म कर सकते हो, एक स्टेप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कम कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक कोई टेक्निक बताई गई है किसी काम को करने की, आप बिल्कुल ही क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। फ्लेक्सिबल तो होती है लेकिन इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, ठीक है ना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है ना। अपने आप अपने क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक था बच्चों जो हमने कल पढ़ा था, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और वैल्यूज में क्या डिफरेंस होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और वैल्यूज में क्या डिफरेंस होता है, वही अगेन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स तो क्या होती है, जनरल गाइडलाइंस होती है जो हमें हमारे एक्शन को क्या करती है, गाइड करती है। लेकिन वैल्यूज क्या होती है, ये जनरल रूल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, जनरल रूल्स जो किसी इंसान के बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं सोसाइटी में कि इस इंसान का बिहेवियर कैसा है। एक इंसान जो बहुत ऑनेस्ट है, जो बहुत हार्ड वर्किंग है, ठीक है ना, जो कभी चोरी नहीं करता, हमेशा सच बोलता है ना, तो इससे आप उसके बिहेवियर के बारे में पता लगा सकते हो कि ये बंदे का बिहेवियर कैसा है। लेकिन जो बात बात पे झूठ बोलता है, चोरी करता है ना, ऑनेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, इंटीग्रिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है, मौका मिले जैसे मौका मिले ना तो मतलब जो भी अनजान चीजों को दे देता है, तो इससे भी इसके बिहेवियर पता चल रहा है। लेकिन पहले वाले केस में बिहेवियर कैसा है, अच्छा बिहेवियर है, पॉजिटिव बिहेवियर है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो वैल्यूज पता चलती है, वैल्यूज से किसी एक इंसान का बिहेवियर पता चलता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल्स है बच्चों वो तो कैसे बनते हैं, रिसर्च करके बनते हैं। रिसर्च से मतलब हमारा वही ऑब्जर्व करना पड़ता है, फिर उसे एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है अलग अलग सिचुएशन में, ठीक है। लेकिन जो वैल्यूज होती है हमारी कॉमन प्रैक्टिस के थ्रू बनती है, ठीक है ना। अभी ये बोलो कि किसने बताया सच बोलना, फ्यूल ने बताया, आर्यभट्ट ने बताया, ऐसा कुछ नहीं है, ये कॉमन प्रैक्टिस है भाई, सच बोलना है तो बोलना है, ठीक है ना। चोरी नहीं करनी है तो नहीं करनी है, कॉमन प्रैक्टिस है, ये अच्छी आदत है, गुड हैबिट्स है, ठीक है। नेक्स्ट है दे आर टेक्निकल, प्रिंसिपल्स टेक्निकल होते हैं
जिन्होंने इनकी स्टडी की है वो ही इनको समझ सकते हैं, यानी कि हर एक इंसान नहीं समझ सकता प्रिंसिपल्स को। लेकिन मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ वैल्यूज के बारे में, तो वैल्यूज हर एक इंसान समझता है कि नहीं समझता? समझता भी है, वो समझाता भी है, ठीक है ना। चाहे उसका कोई पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, कि पढ़ा लिखा इंसान ही वैल्यूज को अच्छे से क्या कर सकता है, अपने अंदर ला सकता है ना। बहुत सारे लोग जो पढ़ते भी नहीं है, ठीक है ना, जिनकी एजुकेशन नहीं हुई है, वो भी बहुत अपने वैल्यूज को कंसिडर करते हैं और अपने मॉडल्स को लेकर के चलते हैं अपनी लाइफ, ठीक है ना। तो वो कैसे नेचर की होती है? एथिकल नेचर की होती है, ये टेक्निकल नेचर की होते हैं। नेक्स्ट था बच्चों हमारा टॉपिक, हाउ आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिराइव्ड। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं बच्चों? ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से। पहले जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, चीजों को, इवेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं कि भाई ऐसा करने से ऐसा हो रहा है ना। अभी भी ऐसा हुआ, थोड़ी देर बाद भी ऐसा हुआ, मतलब नॉर्मली एक दो बार देखा कि यार ऐसा करने से ऐसा हो रहा है, फिर ये तो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो, लेकिन फिर उसे वो होता हुआ देख रहे हैं, अभी अपने मन से कुछ नहीं किया, अभी तो केवल एनवायरनमेंट में वो हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है, बस उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, यार यहाँ पे भी ऐसा हुआ, यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है। अब मैं इंटेंशनली उसे, उसकी वैलिडिटी को टेस्ट करूंगा। वो किस में करूंगा? एक्सपेरिमेंटेशन में। जो हो रहा है हम उसे टेस्ट करेंगे अलग अलग कंट्रोल्ड सिचुएशन में, और अगर वो ऑलमोस्ट आपको सेम रिजल्ट दे रहा होगा तो हम बोलेंगे कि भाई ये एक गाइडलाइन है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। कोई भी इंसान अपने नाम से या कोई भी इसका नाम रख सकता है और बोल सकता है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है जो किसी भी पर्टिकुलर बंदे ने दी है। समझ में आई बच्चों बात? तो ये चीज है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन, ये सारी चीजें हमने देखी थी। नेक्स्ट देखा हमने टॉपिक ये फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के फीचर्स क्या होते हैं? पहली हेडिंग यहाँ पे क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। बड़े अच्छे से फैमिलियर है इस हेडिंग से, है ना। यूनिवर्सली एप्लीकेबल मतलब पूरे एनवायरनमेंट में हर जगह अप्लाई होगी, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज बिग और स्मॉल, चाहे वो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हो या फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी आप सीजन में, कोई भी मौसम में, ठीक है ना, कभी भी लगा छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट वाला, इसमें हर जगह एप्लीकेबल होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्योंकि हम जो इन्हें प्रिंसिपल को मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा और किसी में ये लगते हैं, लेकिन लगते हैं हर जगह। नेक्स्ट है जनरल गाइडलाइंस। आप ऐसे बोल सकते हो जैसे प्योरली 14 प्रिंसिपल दिए, तो जरूरी नहीं है कि एट द सेम टाइम हर एक ऑर्गेनाइजेशन में 14 के 14 प्रिंसिपल्स लगे। किसी में कुछ लग रहे, किसी में कुछ लग रहे, एक टाइम पे कुछ लग रहे, एक टाइम पे कुछ लग रहे, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। किसी में बड़े स्केल पे लग रहे, किसी में छोटे स्केल पे लग रहे। नेक्स्ट है जनरल गाइडलाइंस होती है। बच्चे रूल्स तो हमने कभी बोले ही नहीं है, इनको रूल्स तो होते नहीं है, ये तो क्या होती है? जनरल गाइडलाइंस होती है। जनरल स्टेटमेंट है जो आपको बताया जा रहा है कि भाई देखो ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ठीक है ना। हमने ये नहीं बोला कि ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा, ये तो रूल हो जाएगा, ठीक है। जनरल गाइडलाइंस हो गई। नेक्स्ट है ये फ्लेक्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल। हम इन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशंस एंड सिचुएशंस। बिल्कुल सही बात है, रिजिड नहीं होते। नेक्स्ट है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। कैसे बनते हैं? प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन से, माने ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट क्या है? ये कैसे होते हैं? इनमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, यानी कि इनपुट और आउटपुट। ये करोगे तो ये होगा और ये नहीं करोगे तो ये होगा, ठीक है ना। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। हमने साइंस के प्रिंसिपल्स में भी देखा था कि साइंस के प्रिंसिपल्स में भी क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। साइंस भी बोलती है ऐसा करोगे तो आप ना किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर उछालोगे तो वो नीचे ही आएगी। तो ये उछालना, किसी ऑब्जेक्ट को उछालना क्या है? वो कॉज है, और उसका नीचे आना क्या है? मैनेजमेंट में भी ऐसे ही होता है। दो इंसान अगर एक बंदे को ऑर्डर देंगे एक टाइम पे तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। ऑर्डर देना दोनों का एक साथ कॉज है, उसका कंफ्यूज होना क्या है? ठीक है ना। नेक्स्ट है मेनली बिहेवियरल, क्योंकि मैनेजमेंट किससे डील करती है बच्चों? अनप्रेडिक्टेबल ह्यूमन बिहेवियर से क्या करती है? डील करती है। दैट्स व्हाई हमें क्या होता है कि क्या करना होता है? अपने प्रिंसिपल्स को एडजस्ट करना होता है, सारे बच्चों को पता है। और क्योंकि ये जो प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है, ये जो प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है किसके ऊपर डिपेंड हो रही है? ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर, उसके नेचर के ऊपर। दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं
कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो मेनली बिहेवियरल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? मेनली बिहेवियरल। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? इंसान की नेचर के ऊपर, उसके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस सिचुएशन में हमें कैसे अप्लाई करना है, उसके नेचर के ऊपर। समझ में आया? जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको। एक इंसान का जो नेचर है वो नेचर कैसे डेवलप हुआ है, लेट्स सपोज उसकी बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है, और चलो मैं ये बोलता हूँ कि बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन ना होने के बावजूद भी लेट्स से उसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, और अगर दोनों ही चीजें हैं तो बहुत बढ़िया, क्वालिफिकेशन भी है और एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, अब उसने प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा काम भी किया है, मैनेजमेंट भी किया है, बड़े सालों से किया है, पिछले 20 सालों से ये कर रहा है, तो उसकी एक नेचर डेवलप होगी काम को कराने की। वो काम को कराने की नेचर आपको मतलब आप क्या लगता है आपको कि उसको काम कराना आता होगा लोगों से, नहीं कराना आता होगा? क्वालिफाइड है, हाईली क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है, और पिछले 20 सालों से कॉन्टिन्यूअसली परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी एक नेचर डेवलप हुई है। ठीक है, अब मान लिया प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क को बच्चों में अप्लाई करना है। मैं ये कल तो इसमें मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिया था क्योंकि कल हम क्लास में कर रहे थे, तो अभी मेरे को याद आ रहा है, तो एग्जांपल तो दे रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क को लेट से क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, तो दो इंसानों को कंपेयर करते हैं। एक तो ये इंसान जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि जो हाईली क्वालिफाइड है, आगे बोलो आप, एक्सपीरियंस्ड है, और कॉन्टिन्यूअसली वो पिछले 20 सालों से मैनेजमेंट ही कर रहा है। एक तरफ एक बंदा है जो अभी अभी क्वालिफाइड होके आया है, ठीक है ना, उसको एक्सपीरियंस नहीं और कंसिस्टेंटली वो काम नहीं करता, बस वो हाईली क्वालिफाइड है। ठीक है, और हमें प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई करना है। मैं आपसे अगर पूछना चाहूं तो आपका आंसर क्या रहेगा कि जो पहले वाला इंसान है वो काम को ज्यादा टुकड़ों में डिवाइड करेगा, या जो अभी जो हाईली क्वालिफाइड बंदा जो अभी नया नया आया है वो काम को ज्यादा पार्ट में डिवाइड करेगा? जो पहले वाला है वो काम को ज्यादा डिवाइड करेगा, जो नया है बोलो। जो पहले वाला है वो काम को ज्यादा डिवाइड करेगा। कैसे, रीजन बताओ उसका? एक्सपीरियंस है तो मतलब एक्सपीरियंस है तो काम को डिवाइड। हाँ, कैसे मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करना। कितना काम बहुत ज्यादा है, डिपार्टमेंट तो बहुत ज्यादा डिवाइड होगा, अगर काम कम है तो डिवाइड हो। चलो मान लिया एक पर्टिकुलर काम है, कोई भी, दोनों के लिए सेम है, कौन ज्यादा डिवाइड करेगा, पुराने वाला है नए वाला? नए वाला। हाँ जी, आप बदल रहे हो, तुम्हारा तो आंसर सेम है। तूने पहले शायद बोला नहीं था, तो बोल रहा है नए वाला ज्यादा डिवाइड करेगा। आपका क्या कहना है? पुराने वाला ज्यादा डिवाइड करेगा, नए वाला ज्यादा डिवाइड करेगा, नए वाला ज्यादा डिवाइड करेगा, पुराने वाला ज्यादा डिवाइड करेगा। देखो इस केस में क्या होगा बच्चों, ज्यादातर चांसेस है कि जो नए वाला बंदा है ना वो काम को ज्यादा एक्टिविटीज में डिवाइड करेगा, क्योंकि उसे भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो कंसिस्टेंट नहीं था। मैं एग्जांपल दूं, मैं बराबर से कोई भी रीजनिंग के साथ बात करूंगा, हमारी बात नहीं करूंगा। अभी ध्यान से सुनो, एक बंदा जो हाईली क्वालिफाइड था प्लस एक्सपीरियंस था और कंसिस्टेंट था, ठीक है, और उसका कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं? एक हाईली क्वालिफाइड बंदे से जो भी फ्रेशर है। समझ में आ रही है बात? बच्चों लेट्स सपोज एक एक्टिविटी है, दो एक्टिविटी होती है, आपको बहुत अच्छे से पता है, एक सेल्स की एक्टिविटी होती है और एक मार्केटिंग की एक्टिविटी होती है, और दोनों का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, बहुत ज्यादा हाईली कोरिलेटेड है दोनों एक्टिविटी, सेल्स और मार्केटिंग। ऐसे तो दूसरी भी है, लेकिन सेल्स और मार्केटिंग का नेचर भी लगभग एक ही जैसा है। अब तुम जैसे बोलो सेल्स का और प्रोडक्शन का कनेक्टेड तो है वो, लेकिन उनकी नेचर अलग अलग है। लेकिन सेल्स और मार्केटिंग की नेचर क्या होती है, थोड़ी मैच करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सेम है, लेकिन मैच करती है। अब एक बंदा जो 20 साल से काम करता है, उसे पता है वो एडजस्ट कर लेगा, वो सेल्स को और मार्केटिंग को साइमल्टेनियसली वो खुद ही परफॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है। लेकिन जो नए वाला बंदा है उससे तो अब उसे बोले नहीं नहीं भाई मार्केटिंग बिल्कुल अलग है और सेल्स बिल्कुल अलग है, अभी इसे सेपरेट रखेंगे। अब इस काम मतलब क्या कर रहा है वो, दोनों एक्टिविटी को अलग अलग किया उसने,
दोनों एक्टिविटी को अलग अलग किया, सेल्स को अलग और मार्केटिंग को अलग, और फिर उसने परफॉर्म किया 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल। और क्योंकि दोनों का दोनों जो डिपार्टमेंट थे वो अलग अलग थे, इस बंदे ने अलग अलग किए थे दोनों डिपार्टमेंट, लेकिन इसका बहुत ज्यादा क्या होता था, डिस्कशन होता था किसके साथ, जो सेल्स मैनेजर है वो मार्केटिंग मैनेजर के साथ, और मार्केटिंग मैनेजर का सेल्स मैनेजर के साथ बड़ा ज्यादा इंटरेक्शन होता था। और क्योंकि इनकी एक्टिविटी भी आपस में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और कनेक्टेड भी है और लगभग सिमिलर नेचर की है, तो लेट्स सपोज कि इसमें दूसरे बंदे की बात करता था, मार्केटिंग मैनेजर, तो इसीलिए इसके बारे में भी इसने अभी से 10 साल हो गए परफॉर्म करते करते, ठीक है, और 10 साल हो गए, तो इसे ना इसमें सारा पता पड़ गया। मार्केटिंग का तो पता ही है कि मार्केटिंग परफॉर्म करता है, मार्केटिंग मैनेजर बनता है, लेकिन इसे सेल्स के बारे में पता पड़ गया। किसके बारे में पता पड़ गया? सेल्स। अब लेट्स सपोज ऐसा हो रहा है कि सेल्स वाला मैनेजर छोड़ के जा रहा है ना, और कंपनी ऐसी सिचुएशन में आ गई कि कंपनी यहाँ पे बहुत ज्यादा सैलरी अफोर्ड नहीं कर पाएगी, और नया बंदा बहुत ज्यादा सैलरी क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है, जो नया मैनेजर आएगा। क्या ये बंदा ये बोल सकता है कोई बात नहीं मैं समझ लूंगा, अभी मेरे को ना सारी चीजें पता चल गई कि कैसे ऑपरेशंस होते हैं, सेल्स के कैसे और मार्केटिंग के कैसे। अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो बात अलग है, लेकिन अगर एक नॉर्मल लेवल की कंपनी है तो ये बंदा ये दोनों ऑपरेशन संभाल सकता है कि नहीं संभाल सकता है? अब क्यों संभाल पा रहा है, शुरू में क्यों नहीं संभाल पा रहा था? उसे क्या हो गया था? एक्सपीरियंस हो गया था। सिंपली मैं आके यहाँ पे बच्चों रिकॉर्डिंग लगाता हूँ क्लास की, ठीक है ना, एक पूरी चेकलिस्ट है कि ये लगना है ये लगना है ये लगना है, मेरे माइंड में सारी चीजें चलती रहती है कि लैपटॉप की चार्जिंग लगनी है, कैमरा की वो लगनी है, केबल लगनी है, ठीक है ना, माइक की भी केबल लगनी है, HDMI लगनी है, और बाकी कास्टिंग कास्टिंग के लिए क्या लगनी है, केबल लगनी है। तो मैं जब शुरू में 1-2 बार मैंने इसको मतलब मैं इसको यूज तो नहीं था, तो मैं 15-20 मिनट पहले आकर के लगाता था, ठीक है ना, अब मैं तो यूज टू हो गया मान लिया, तो मैं अगर 5 मिनट पहले भी आके करूंगा तो बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी बात, समझ में आ रही है ना? सेम है, कोई तो एग्जांपल है। तो देखो अब प्रिंसिपल हो कौन से वाला, डिवीजन ऑफ वर्क, हम अप्लाई करते हैं किसके बेसिस पे, ह्यूमन के बिहेवियर के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि मेनली बिहेवियरल है। जो एक्सपीरियंस्ड बंदा है वो लगा तो रहा है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, लेकिन वो काम को इतने पार्ट में उसने डिवाइड नहीं किया, उसने बोला 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो वो भी बन जाएगा। अरे वो कह रहे नहीं नहीं सर बिल्कुल ऑल टुगेदर अलग एक्टिविटी है, इसे क्या करो तुम सेपरेट रखो। ओ भाई मेरे को मत बता, पता है 20 सालों से मैं ही कर रहा हूँ, मुझे पता है कैसे संभालना है, मैं कर लूंगा। समझ में आ रही बंदा? एक नए बंदे को थोड़ा सा हमने सब बोला, अरे सर वो कह रहा है कि नहीं नहीं 4 नया मान लिया, नया बंदा भी ऐसा बोल रहा है कि सर 4 एक्टिविटी में क्या कर लो, पूरे पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को डिवाइड कर लो 4 पार्ट में, ठीक है ना। एक बंदे ने बोला जो थोड़ा 1-2 साल पुराना था, वो कह रहा सर जो जूनियर था वो बोल रहा सर ऐसा मत करो, बड़ी एक्टिविटी है 4 में मत करो 6 में डिवाइड करो। बोला क्या दिक्कत आएगी सर, हमें पता है ऐसे ऐसी दिक्कत आने वाली है, हम 2 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, अच्छा ऐसा है क्या, चल ठीक है फिर 6 में करते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सपीरियंस बंदा ये बोलेगा उसे कि नहीं नहीं चलो 6 में करते, वो बोलेगा अरे मेरे को पता है मैं पिछले 20 सालों से यही कर रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे पता है कैसे संभालना है, अगर ये दिक्कत आएगी भी तो मैं इसको ऐसे क्या कर लूंगा, टैकल कर लूंगा। तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क अगले वाले के नेचर के ऊपर डिपेंड कर गया। लगाई तो दोनों ने, लेकिन कितना हद तक लगाना है ये डिपेंड करता है अगले के नेचर पे। वो नेचर कैसे डेवलप हुआ था, क्वालिफिकेशन से, एक्सपीरियंस से और कंसिस्टेंसी से। समझ में आई बात? नेक्स्ट नेक्स्ट है बच्चों कंटिंजेंट। क्या है कंटिंजेंसी? क्या होती है अपने अकाउंट में भी पढ़ा होगा, जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी पढ़ी हुई ना आपने, कंटिंजेंट लायबिलिटी का कोई एग्जांपल दो, अकाउंट्स में पढ़ा हुआ यार ऐसी बात नहीं। कंटिंजेंट लायबिलिटी, हैव यू हर्ड द वर्ड ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी? कंटिंजेंट लायबिलिटी बात कर रहे हैं लायबिलिटी, चलो अच्छा हमने करंट और वो भी है वो उसमें बैलेंस शीट चलो कंटिंजेंट। बच्चों मैं पढ़ाता हूँ
और मैंने आपसे कुछ वादे भी किए होंगे शुरू में, और उनकी लिस्ट भी दिखाई थी मैंने आपको। डे फर्स्ट में दिखाई थी कि हम ये वादे पूरे करेंगे, मैं आपकी इन एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरूंगा, ठीक है ना। ऐसे मैंने कुछ आपसे वादे किए थे। अब बीच में वैसे तो मैं अपने ट्रैक पे हूँ और मैं बच्चों से इनपुट लेता भी रहता हूँ कि कुछ बच्चे इनपुट दे भी देते हैं टाइमली, कुछ बच्चे अरे छोड़ो फिर दे देंगे, ठीक है। हाँ, तो वैसे तो मैं ट्रैक पे हूँ मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी हम बच्चों से इनपुट लेते रहते हैं कि भाई और फ्यूचर में और क्या बेटर कर सकते हैं, कि आपके पास कुछ सजेशन हो तो आप बताओ कि हम क्या बेटर कर सकते हैं। लेकिन एक बच्चा नाराज हो गया मेरे से, एक बच्चा ड्यूरिंग द बैच नाराज हो गया मेरे से। उसको ऐसा फील हो रहा है कि नमन भैया ने जो वादे किए थे हमसे शुरुआत में, जो प्रोमिसेस किए थे कि मैं ऐसा करा दूंगा, मैं वैसा करा दूंगा, इस लेवल से अपना बैच चल रहा होगा, जो लंबी लंबी फेंकी थी वो कुछ भी हो नहीं, ठीक है। अब हाँ, ये हकीकत भी है, ऐसे तो मुझे लगा ये बोलना कि हकीकत नहीं है, तो मैं पूछूं कि भाई कहाँ पे कमी रह गई। कि कभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं ट्रैक पे हूँ, तुम अपने मन में कह रहे हो कि भाई जो वादे किए थे वो तो बिल्कुल भी पूरे नहीं हो रहे, तो कहाँ कुछ हो गया था लेकिन चल कुछ और रहा है, ठीक है ना। हाँ, रिवीजन के मामले में तो बोल सकते हो कि हाँ रिवीजन के मामले में बस नहीं बोला क्यूमुलेटिव रिवीजन, लेकिन क्यूमुलेटिव रिवीजन इतना भारी पड़ेगा मैं समझा नहीं था। हाँ जी, तो बच्चों हुआ ये कि एक बच्चे ने मेरे ऊपर केस कर दिया, एक बच्चे ने मेरे ऊपर केस कर दिया। अब वैसे तो मैं ट्रैक पे था, लेकिन जैसे ही एक दो हियरिंग हुई कोर्ट के अंदर, तो मुझे थोड़ा फील सा हो रहा है कि यार शायद मैं केस हार जाऊं, शायद मैं केस हार जाऊं, शायद मैं केस हार जाऊं, क्योंकि ज्यादा किसकी सुनी जा रही है, बच्चे की सुनी जा रही है, ठीक है। किसका? अच्छा कह रहे जज कोई बच्चा है, नालायक यहाँ पे तो थ्रेट हो जाएगी इंडिपेंडेंसी को। हाँ जी, सुनो बच्चों, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है, या नहीं भी लग रहा है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बच्चों अपने अकाउंटेंसी के अंदर, प्रूडेंसी कॉन्सेप्ट, ये तो पढ़ा होगा, ये मना मत करना। प्रूडेंसी कॉन्सेप्ट जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो प्रूडेंसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कराते हैं। यार बच्चों ना, मेरी हमेशा से बच्चों से शिकायत रहती है, तुम्हारे साथ नहीं है ये सभी हर एक बैच के साथ है, मतलब मैं 9th बैच पढ़ा रहा हूँ और हर एक बच्चों के साथ ये दिक्कत रहती है कि वो 11th के अकाउंटेंसी को ना बस ऐसे सर के ऊपर से उतार के आते हैं, और थियरी को तो ऐसे चलते साइड हो जो कौन पढ़ता है, जो शुरू की थियरी है, लेकिन उन्हीं के ऊपर पूरी अकाउंटेंसी टिकी हुई है, वो बेस है, फंडामेंटल है। बच्चों को कभी भी मौका लगे ना 11th क्लास को उठाना, और जो शुरू के वो 4-5 चैप्टर है जिनको तुम ध्यान से शुरू ही 8वें चैप्टर से करते हैं अकाउंटेंसी को, तो वो मत करना सारे। मतलब मेरी ये थोड़ा सा बच्चों से भी और इनफैक्ट मेरी टीचर से भी रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज शुरू की जो थियरी है ना बच्चों को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शुरुआत में पढ़ा हुआ, शुरुआत बच्चों की जर्नल एंट्री से करा दो, लेकिन उनके बाद जर्नल एंट्री को पढ़ाने के बाद बच्चों को जैसे थोड़ा थोड़ा अकाउंट समझ में आती है, उसको लेजर समझ में आते हैं, ट्रायल बैलेंस समझ में आता है, बैलेंस शीट समझ में आती है, तो उसको यार बीच बीच में ना थियरी भी पढ़ा दिया करो, और बच्चों आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की पढ़ लिया करो, ठीक है ना। बड़ा उनमें नॉलेज है, आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, अदरवाइज तो हमने ठीक है कर लिया, क्या चलो जाने दो। अभी हम अपने एग्जाम्पल को आगे कैसे करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं केस हार सकता हूँ, ये नहीं भी लगा तो अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंसी कॉन्सेप्ट, प्रूडेंसी क्या बोलती है, प्रूडेंसी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि फ्यूचर में जो होने वाला लॉस है ना, उसे तो तुम आज ही रिकॉग्नाइज कर लो, रिकॉर्ड कर लो, लेकिन जो फ्यूचर के जो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स है ना, उनको नहीं कर सकते आप, उनकी एंट्री मत डालना। मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में मेरे को 10 लाख रुपए का फायदा हो सकता है, तो उसकी एंट्री में आज भी डाल सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे को ये लग रहा है कि मेरे को फ्यूचर में क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है ना, तो उसमें मैं प्रोविजन जो बनाता हूँ, जो प्रोविजन की एंट्री डलती है वो प्रूडेंसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डलती है बच्चों। मैं फ्यूचर के लॉस को एंटिसिपेट कर सकता हूँ, प्रूडेंसी कॉन्सेप्ट ऐसा बोलता है, लेकिन प्रूडेंसी मतलब मैं प्रूडेंट हो रहा हूँ, प्रूडेंट मतलब रेशनल, रेशनल माने समझदार, समझदारी इसमें ही है, समझदारी इसी में ही है ना, कि जो मेरे को फ्यूचर में लॉस होने वाला है वो लॉस को तो मैं रिकॉर्ड कर लूँ आज, लेकिन प्रॉफिट को रिकॉर्ड ना करूं, ताकि मेरे बिजनेस की मेरे को ट्रू पिक्चर दिख जाए। अच्छा, अब एक बात बताओ बच्चों, मेरे को फ्यूचर में लॉस होने वाला है, हुआ तो नहीं है ना,
रिकॉर्ड करना है मेरे को, क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। अब अभी मैं थोड़ा मतलब अनसर्टेन हूँ, केस तो हो गया मेरे ऊपर लेकिन अनसर्टेन हूँ, पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अदरवाइज तो जाने के लिए बहुत डिटेल में जा सकते हैं, केवल और केवल किस पर, प्रोविजन पर और कंटीजेंसी पर। एक अपने आप में सेपरेट अकाउंटेंसी के अंदर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रॉपर इसी के लिए होता है, ठीक है ना, इंडिया 37, तो वो पूरा इसी की बात करता है। खैर हम उसमें नहीं जा रहे, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। मेरे ऊपर केस हो गया, तो अभी ना मेरे को फुट नोट में, यानी कि नोट्स टू अकाउंट्स में मेरे को बताना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट में मेरे को बताना पड़ेगा। बच्चों अकाउंटिंग के अंदर जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है उसके अंदर केवल जो मॉनेटरी चीजें होती है ना, हमें वही नहीं, अलोंग विद द मॉनेटरी आइटम्स हमें नॉन मॉनेटरी आइटम्स भी बतानी होती है, ठीक है ना। तो अभी मेरे को फुट नोट्स में, यानी कि नोट्स टू अकाउंट में बताना पड़ेगा कि मेरे ऊपर ऐसा केस हो गया, शायद इससे मेरे को इतना कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, शायद। इतनी बात समझ में। अच्छा, जब मैं थोड़ा, मेरे को ये लगने लगा कि 70-80% चांसेस लगने लगे कि मेरे को कि इतना प्रोबेबल आउटफ्लो होगा, यानी कि इतना पैसा मेरे को देना पड़ सकता है, मैं केस हार सकता हूं, तब मैं उसका क्या बना दूंगा, प्रोविजन बना दूंगा। पहले बैलेंस शीट के बाहर रखा, उससे नोट्स टू अकाउंट में, फिर किस में ले आए, बैलेंस शीट में ले आए। तो ये सब प्रूडेंसी कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है ना। अभी थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ रहा है ना, तो हमने प्रोविजन की एंट्री लगा दी उसमें, और अभी कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि भाई साहब आपने क्या कर देना पड़ेगा, बच्चे को इतना कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ये बच्चे की जो एक्सपेक्टेशन थी ना, ये बच्चा कुछ आपसे ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगा बैठा, ठीक है ना, इसकी ओवर एक्सपेक्टेशन हो गई, और तुमने उसे सपोर्ट भी किया कहीं ना कहीं, लेकिन अभी तुम आने वाले लोग को फुलफिल करने के लिए, तो वो तुम्हारे पे हमें इतना कॉम्पनसेशन लगा रहे हैं कि तुम इतना कॉम्पनसेशन इस बच्चे को दो। इसकी जो भावनाएं आहत हुई है ना, जिसके सेंटिमेंट हर्ट हुए, तो अब तुम्हें इतना कॉम्पनसेशन इसको देना पड़ेगा। मान लीजिए 50,000 रुपए मेरे को देना पड़ेगा, कोर्ट ने अनाउंस कर दिया, तो अब क्या होगा, 50,000 की मैं ऐड कर दूंगा, एंट्री डाल दूंगा कैश में या बैंक में डाल देंगे, कौन सा हाँ बिल्कुल, हम कोर्ट से बोलेंगे ना कि इसने जितने भी आज के दिन पे हमारी सर्विसेज अवेल कर रहा है, जिसकी सेंटीमेंट हर्ट हो गए, तो आप उनका क्या करते हैं, उनका यूसेज ये बंद करते हैं, तो आप उसको ऑर्डर दो, ठीक है। तो वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी ये क्या करना है क्या नहीं करना है, कोर्ट के सामने तो कुछ नहीं बोलेंगे, हम तो कितनी लोग हैं कोर्ट के सामने, ठीक है जी बच्चों। तो अभी सुनो, मैंने नोट्स टू अकाउंट में लिख दिया कि आज मेरे ऊपर केस हो गया, इतना प्रोबेबली मेरे को पैसा देना पड़ सकता है। जब भी कंफर्म हो जाऊंगा मैं, ठीक है, कि केस तो हारने वाला हूं, तो प्रोविजन की एंट्री डाल दूंगा, जिस दिन ऑर्डर आ जाएगा उस दिन एंट्री वो मतलब पेमेंट हो जाएगी, तो पेमेंट की एंट्री डाल जाएगी। समझ में आ रही है बच्चों बात। पैसा यानी कि जो मैं कॉम्पनसेशन दूंगा, कॉम्पनसेशन देना या ना देना किसके ऊपर डिपेंड करता है, केस के जीतने पे और हारने पे। कॉम्पनसेशन नहीं देना पड़ेगा मेरे को अगर मैं केस जीत जाऊंगा, और कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा मेरे को तो कॉम्पनसेशन ना देना और कॉम्पनसेशन देना केस के हार और जीत पे डिपेंड करता है। यानी कि जो आउटकम, जो आउटफ्लो होगा ना, जो अमाउंट का जो आउटफ्लो होगा वो डिपेंड करता है केस की हार जीत पे। इसी को बोलते हैं बच्चों कंटिंजेंसी। क्या बोलते हैं, कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी क्या होती है कि जो किसी चीज के होने या ना होने पे डिपेंड करती है कि ऐसा होगा कब, अगर ऐसा हुआ तो। केस अगर मैं जीत गया तो ऐसा नहीं देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन नहीं देना पड़ेगा। केस अगर मैं हार गया तो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो कॉम्पनसेशन कंटिंजेंट है, क्या है, वो किसी चीज की डिपेंड, किसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है, किसी चीज के होने या ना होने पे डिपेंड करता है। बात समझ में? मैं कह रहा हूँ बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले से ही डिफाइंड है, मैं तो केवल जस्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं तो समझा भी नहीं सकता आपको, मैं कहा आप इतने स्मार्ट बच्चे हो, मैं कहा समझा सकता हूँ, जस्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंटिंजेंट होते हैं। कैसे होते हैं कंटिंजेंट? मतलब ये किसी चीज के होने या ना होने पे डिपेंड करते हैं। कैसे? हमने पहले से बोला कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं और ये जनरल गाइडलाइंस होती है, और ये जनरल गाइडलाइंस ये बोलती है कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा,
और नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो वो जो ऐसा होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऐसा करोगे तो जो प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, कंटीजेंट है। बच्चों थ्योरी तो यार 2 लाइन की है, वो लिखना और उसको रट के लिखना या उसको इसकी इंग्लिश की हिंदी करना वो बड़ी बात नहीं है। उसको गहराई से समझो कि वो क्या क्या है। कंटीजेंसी होती है, कंटीजेंसी होती है किसी चीज के होने या ना होने पर डिपेंड करना, जो चीज होती है उसे बोलते हैं कंटीजेंसी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो कंटीजेंट होते हैं नहीं होते, कैसे होते हैं? क्योंकि ये बताते हैं ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो ऐसा कब होगा? जब ऐसा करोगे। तो ऐसा होना किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऐसा करने पे। तो डिपेंडेंट इनका आउटकम जो होगा वो डिपेंडेंट नहीं हो गया, तो ये कंटीजेंट हो गया। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ यार, इवन आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ, ठीक है? आप थोड़ा जाके देखना, भूल जाते हो। 11th क्लास में अकाउंटेंसी में पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, लेकिन मैंने आपको बिजनेस में जरूर पढ़ा। अगर तुम बच्चों को याद हो, जो बच्चे पढ़े एक चैप्टर पढ़ा था हमने, चैप्टर नंबर 4 बिजनेस स्टडीज के अंदर बिजनेस सर्विसेज। उसके अंदर एक सर्विस पढ़ी थी हमने, इंश्योरेंस सर्विसेज। और इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चों, वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है? कंटीजेंट। बताओ मेरे को कैसे? पक्का पक्का याद है, मेरे को पढ़ा है, आप भूल जाते हो। ऐसा हुआ जब आग लगी अगर नहीं लगी तो कंपनसेट। मैंने फायर इंश्योरेंस क्या लिया? फायर को पक्का पक्का क्लेम मिलेगा भैया चूहे वाला एग्जांपल वो क्लेम मिलना। हाँ उस वाले एग्जांपल क्लेम मिलना या ना मिलना किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैंने फायर पॉलिसी ली है, क्लेम मिलेगा अगर आप मिली तो, और नहीं मिलेगा अगर आप समझ में नहीं। मैंने लाइफ इंश्योरेंस लिया, क्या लिया? लाइफ इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस लिया, क्या लिया? 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया। तो मेरे को 1 करोड़ का क्लेम मिलेगा अगर मेरी मतलब डेथ हो गई हो तो, ठीक है ना? और नहीं मिलेगा अगर तो 1 करोड़ रुपए मिलना मेरी फैमिली में ना मिलना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाँ मरने या कंटीजेंसी हो गई ना। हाँ बोलो। मैंने कोई कार का इंश्योरेंस लिया है ना, उसके थेफ्ट का, तो मेरे को क्लेम कब मिलेगा? आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो आपको क्लेम कब मिलेगा? जब तबीयत खराब होगी और आप एडमिट होगे। समझ में आ रही है ना बात? तो इंश्योरेंस के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट सब क्या होते हैं? कंटीजेंट होते हैं। क्या होते हैं? कंटीजेंट होते हैं। आज के बाद तो नहीं भूलोगे, है ना? कोई भी पूछेगा मतलब कि कंटीजेंसी क्या होती है बता दोगे अच्छे से। मैंने कई सारे एग्जांपल दिए, बस अब इसका टेक्स्ट लिख लो। इसमें टेक्स्ट में कोई इतनी बड़ी डील नहीं है, इसको पढ़ने में पढ़ा। द एप्लीकेशन ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज डिपेंडेंट। क्या कह रहे हैं कि जो एप्लीकेशन होती है ना किसकी? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, वो बच्चों क्या होती है? डिपेंडेंट होती है। क्या होती है? डिपेंडेंट अपॉन कंडीशंस एंड सिचुएशंस। किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? कंडीशंस और सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कि इस टाइम पे कंडीशंस और सिचुएशंस क्या बन रही है, उनका आउटकम क्या होएगा, ठीक है ना? तो यही तो क्या है? कंटीजेंसी है। दे हैव टू बी मॉडिफाइड एज पर द सिचुएशन। हमें क्या करना होता है? मॉडिफाई करना होता है इसके अकॉर्डिंग सिचुएशन, ठीक है ना? कितनी हेडिंग हो गई है यहाँ पे? आप बिना आधे बच्चे खेल रहे हैं, जी को देख करके बोल रहे था मेकिंग, ठीक है ना? चलो जी, पहली यूनिवर्सल वैलिडिटी या एप्लीकेबिलिटी। दूसरा बिल्कुल। तीसरा चौथा ओह माय गॉड फॉर्म्ड बाय एक्सपेरिमेंटेशन या फॉर्म थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऐसा बोल सकते हैं। कितने हुए? 4। 5 बोलो। नेक्स्ट बिहेवियर और लास्ट कंटीजेंट। कितनी हेडिंग हो गई? 4। और अगर मैं इसकी स्टेटमेंट बोलूं कभी भूलोगे तो नहीं? आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, सारी दुनिया भूल जाओगे, ये नहीं भूलोगे। एमटी क्या है बच्चों? यूनिवर्स में जीएफ फॉर्म करने के लिए रिलेशन एंड बिहेवियर कंटीजेंट होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? सही, बिल्कुल डिपेंडेंट करता है, ठीक है ना?
कंटिजेंट होता है। तो बोलो यूनिवर्स में जीएफ फॉर्म करने के लिए रिलेशन एंड बिहेवियर कंटिजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। यूनिवर्स बोले तो यूनिवर्सल, जी फॉर फॉर्म, पूरा प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यूनिवर्स में जीएफ फॉर्म करने के लिए रिलेशन, रिलेशनशिप एंड बिहेवियर और कंटिजेंट हेडिंग है कंटिजेंट होना चाहिए। यूनिवर्स में जीएफ फॉर्म करने के लिए रिलेशन एंड बिहेवियर कंटिजेंट होना चाहिए। चलो जल्दी से बताओ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मेरे ग्रुप का जीपी, what are the features of principles of management, बात समझ में। चलो एक बार बिना देखे बोलेंगे, साथ हेडिंग यूनिवर्स, हाँ यूनिवर्स में जी, जी फॉर एफ, एफ फॉर ठीक है ना। यूनिवर्स में जी एफ फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन बोलो या प्रैक्टिस बोलो, एक ही बात है, जो मर्जी वो बोलो, याद रखने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, मर्जी आपकी कैसे। वापस से यूनिवर्स में जी फॉर जीएफ फॉर्म experimentation, ये formed by practice and experimentation, ये formed by observation and experimentation, कुछ भी बोलो आप, ठीक है ना। यूनिवर्स में जीएफ फॉर्म करने के लिए रिलेशन एंड बिहेवियर समझ आएगा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़े, चलो आई होप आपने ये अच्छे से कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, भैया अभी तो पढ़ गए। तो हमने बताया कि वो कंटिजेंट होते हैं, वो मेनली बिहेवियरल होते हैं, उनमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है, ठीक है। वो कैसे बनते हैं, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन से बनते हैं। वो फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, और वो यूनिवर्सली क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने वहां पे बताई कि ऐसे होते हैं, लेकिन इनका फायदा क्या होता है, इनका फायदा क्या होता है, ये हमारी कैसे हेल्प करने वाले हैं, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विल बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। जो इसकी इंपॉर्टेंस है हमें क्लियर हो जाएगी इन पॉइंट से। पहला, फुलफिलिंग सोशल रिस्पांसिबिलिटी। बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का ये फायदा है, उसकी ये इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उसकी ये जरूरत है कि प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके मैनेजमेंट तो कर ही लेंगे, हम अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे, साथ में हमारी जो सोशल रिस्पांसिबिलिटी है ना, वो भी हमारी क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फेवल ने प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, और इसका मैंने एग्जांपल भी बताया था कि दो बच्चे साथ में उनका एकेडमिक्स हुआ है, एक ही कॉलेज में पढ़े, एक ही कोर्स किया है, एक ही कंपनी में क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, एक ही डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, और जॉब प्रोफाइल भी सेम है, लेकिन दोनों की सैलरी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अप्लाई हो रहा है, वायलेट हो रहा है, मतलब लग नहीं रहा है, ठीक है ना, समझ आए बच्चों बात। अच्छा एक बात बताओ, अगर फेवल ने बोला कि हमें ना क्या करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, यानी भेदभाव नहीं करना चाहिए, है ना, हमें सबको क्या करना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ऐसे क्या होगा, ऐसे ना जो सारे एम्प्लॉइज हमारे वो मोटिवेट होंगे, क्या होंगे बच्चों, मोटिवेट, और जब वो मोटिवेट होंगे तो हमारे गोल्स अचीव हो जाएंगे। ये तो देखो, अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाने वाला है, हमारे टारगेट, हमारे गोल्स, हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव होने वाले हैं। लेकिन गोल तो अचीव हो जाएंगे, साथ में हमने किसको भी तो परफॉर्म कर दिया, सोशल रिस्पांसिबिलिटी को। ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है नहीं है कि हम सबको इक्वली ट्रीट करें, या किसी के साथ, हर एक बंदे के साथ, किसी के साथ हम क्या करें, भेदभाव करें, ऐसा होता है क्या,
कि किसी के साथ हमें भेदभाव करना चाहिए, है ना। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज किया, उन्हें अप्लाई किया अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हमारे गोल्स तो अचीव हो जाएंगे उनसे, एट द सेम टाइम हम क्या भी फुलफिल कर देंगे। वो बोलते हैं ना कि एक ही तीर से दो निशाने लग जाएंगे, तो ये वही है। समझ में आई बच्चों बात? देख लो, एज पीपल्स बिकम अवेयर डे बाय डे, जैसे कि लोग क्या हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, उन्हें समझ में आता है कि यार हमारे साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हमें कैसे ट्रीट कर रहा है, हमारा बॉस, हमारा सुपीरियर, हमारा मैनेजर, हमारा लीडर हमें कैसे देखता है, वो कैसे ट्रीट करता है हमें, हमारे साथ कैसा बिहेव करता है वो, ठीक है ना। तो लोग समझते जा रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, ठीक है। मैनेजमेंट हैज टू परफॉर्म और फुलफिल देयर सोशल रिस्पांसिबिलिटीज, जो मैनेजमेंट होती है उसे क्या भी करनी होती है, अपनी सोशल रिस्पांसिबिलिटीज भी फुलफिल करनी होती है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नॉट ओनली हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स केवल हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ही अचीव नहीं करते बच्चों, बट also help in fulfilling social responsibilities। इनसे हम simultaneously क्या भी कर सकते हैं, अपनी social responsibilities भी fulfill कर सकते हैं। For example, the principle of equity, इसी का example है। Next, providing managers with useful insights into reality। ये क्या है, थोड़ी टेक्निकल सी हेडिंग है, लेकिन है कुछ भी नहीं है इसके अंदर। वो याद है आपको कि हमने एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट को अपनी फैक्ट्री में बुलाया था, उसने वॉक थ्रू किया था, सारी चीजों को क्या किया था, एनालाइज क्या किया था, और फिर कि उसने बताया, उसने डिसीजन पास ऑन किया कि आपकी फैक्ट्री में ऐसा होता होगा और आने वाले टाइम में ऐसा होगा, ठीक है। उसने किसके बेसिस पे बताया, प्रिंसिपल्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, अब ध्यान से सुनना, ये हेडिंग क्या बोलती है, ये हेडिंग बोल रही है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, टॉपिक इंपोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की इंपोर्टेंस क्या होती है। तो उनकी इंपोर्टेंस ये है कि उनका फायदा ये है कि वो मैनेजर्स को क्या प्रोवाइड कराते हैं, इनसाइट्स। इनसाइट्स मतलब हिंट्स, क्लू। मैनेजर को पहले क्या मिल जाते हैं, क्लू मिल जाता है, ऐसे है ना, उसे हिंट मिल जाते हैं पहले, क्या कि मतलब एक वार्निंग सिग्नल मिल जाता है ना बच्चों मैनेजर को कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो रहा है। दो लोग एक बंदे को एक टाइम में क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में जैसे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है, हम पढ़ेंगे आगे चल करके प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो वो बोलता है कि हर एक चीज का और हर एक इंसान का एक क्या होना चाहिए, फिक्स प्लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फिक्स प्लेस। और अगर वो कोई चीज या कोई इंसान अपने फिक्स प्लेस पे नहीं मिलेगा तो अननेसेसरी हम क्या करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। लेट्स से टूल किट है, टूल किट है ना, किसी फैक्ट्री के अंदर टूल किट जो वो होते हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, वो कहीं पे रखे रहते हैं, जान दो, छोड़ो, ये भी मत एग्जांपल लो। मम्मी का डेली का रहता है, डेली का स्टेटमेंट रहता है, पता नहीं जब से बच्चे बड़े हुए हैं ये पता नहीं सामान कहाँ रख देते हैं। एक जमाना हमारा था, हम यहाँ पे सामान रख देते थे तो वहीं पे मिलता था। अब ये बच्चे कोई इधर भागा फिर रहा है, कोई उधर भागा फिर रहा है, ये सामान इधर को उधर रख देता है, उधर के इधर रख देते हैं, जो सामान यहाँ पे रखा था वो वहाँ पे मिलता ही नहीं है, और मम्मी ढूंढती फिर रही है, ठीक है ना। मेरा चश्मा कहाँ है, उधर से पापा चिल्ला रहे हैं, न्यूज़पेपर ले आओ, आज भी तो नहीं रखा था। तो ऐसे करके बच्चे तो उधर कर देते हैं ना, यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, और पापा ढूंढते फिर रहे हैं अपनी चीजें, मम्मी अपनी चीजें ढूंढते फिर रही है, बच्चा उधर से चिल्ला रहा है, मेरे स्कूल का टाइम हो गया, मेरे ट्यूशन का टाइम हो गया, जल्दी में कोई दे दो, ठीक है ना, मेरे कपड़े कहाँ हैं। बिल्कुल, कल तो मैंने शर्ट यहीं पे रखी थी, तो आपको कहाँ है। अब बच्चे करते हैं ना, जल्दी में कोई चीज निकालते हैं। अब मम्मी बोल रही थी मैंने तो कल वहीं रखी थी और तूने भी सही देखा था वहीं रखी थी, लेकिन नालायक जब तू रात पार्टी में गया था तो जल्दी सारे कपड़े इधर उधर करके चला गया, नीचे से शर्ट निकाली थी वो, ऊपर वाले सारे कपड़े इधर उधर डाल देते थे, ठीक है ना। बस पहनने का तो शौक है और इनके कपड़े लगाए कोई और, ऐसा होता है ना। तो ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर वायलेट हो गए। तो तुम देखो कंफ्यूजन हो रही है और क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, अननेसेसरी ढूंढना पड़ रहा है चीजों को, एनर्जी वेस्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर वायलेट हो रहा है। क्या हो रहा है, अब मान लीजिए किसी दिन लेट्स से आपने मेरे को बुलाया अपने घर पे कि भैया कि एक बार आना हमारे घर पे, और मैंने किसी दिन ये जो सीन चल रहा था ना, ये फिर दिन मेरे सामने हो गया, ठीक है। और अभी मैं तो सोच रहा हूँ ना कि मैंने बोला वर्मा जी तुम्हारे यहाँ पे मतलब ऐसा होता हो कहीं कहीं पे ये इस तरह की चीजें होती रहती है तुम्हारे यहाँ पे नहीं। मेरे भैया तो आम चीज है, अब तो देखना हमारे यहाँ पे ढूंढ पिसती है किसी भी चीज की, है ना, मम्मी कोई चीज यहाँ रखती है
मम्मी यहाँ रखती है कोई चीज, और वो या तो बड़े भैया है ना, या वो चाची के बच्चे इधर उधर कर देते चीजों को, और बस फिर मम्मी चिल्ला रही है उधर से। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे तो बढ़िया एनर्जी वेस्ट होती होगी, टाइम वेस्ट होता होगा, कई बार बहुत ज्यादा जरूरी काम है तो छूट जाता होगा और दिमाग खराब हो जाता होगा, ठीक है ना। मैंने बोला हाँ ठीक है। तो मैंने वो चीजें किस बेसिस पे बताई, क्योंकि मेरे को एक प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अगर वो वायलेट होगा, अगर वो वायलेट होगा तो ऐसा सब कुछ होएगा। तो मैं वो चीज देख रहा हूँ तो मेरे को हिंट मिल गया ना, मेरे को इनसाइट मिल गया ना, जो अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट होना है, रियलिटी में। किसमें कन्वर्ट होना है, तुम कह रहे हो ना, भैया बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसे ही होएगा। अब देखो थोड़ी देर बाद मम्मी ऐसे करने वाली है, नहीं हमें भी हमें पता चल जाता है कि नहीं होगा। अब ये होएगा, बस हमें पता तो चल गया, बस हमें ये नहीं पता था कि हमें प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर वायलेट हुआ, वो पता चल गया हमें। समझ आ रही ना बच्चों। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की एक इंपॉर्टेंस होती है कि वो मैनेजर को इनसाइट्स प्रोवाइड कराते हैं, यूजफुल इनसाइट्स, यानी कि यूजफुल हिंट प्रोवाइड करा देते हैं, जो अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट होने, रियलिटी में। यानी कि जो चीज होने वाली है वो मैनेजर को पहले ही पता चल जाती है। और ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं, हमने पढ़ा नहीं है उसकी डेफिनेशन में, प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन में, कि ये वो जनरल गाइडलाइंस होती है जो इतनी ताकत रखती है, ये गाइडलाइन कि ये आज के रिजल्ट को, मतलब आज की एक्टिविटीज को, जो आज के एक्टिविटीज का जो रिजल्ट फ्यूचर में आने वाला है उसको क्या कर देती है, प्रिडिक्ट कर देती है। जब प्रिडिक्ट कर देगी यानी कि फोरकास्ट कर देगी, तो मेरे को आज क्या मिल जाएगा, हिंट मिल जाएगा कि भाई फ्यूचर में क्या होगा। तो ये जो इंपॉर्टेंस है, इसको मैं यूज करके, इन हिंट्स को यूज करके मैं चीजों को और सिचुएशन को बेहतर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशंस। से यस और नो, बिल्कुल सही बात। ये देखो बच्चों, ये लिखा है, ये देखो, मान लीजिए मैनेजर है ना, इन्हें पहले पता चल जाता है कि भाई देखो ऐसे होगा, वैसे होगा, ये होने वाला है, वो होने वाला है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा बच्चों, देखो एक बार, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इंप्रूव द नॉलेज। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो क्या इंप्रूव करते हैं बच्चों, नॉलेज को इंप्रूव करते हैं। किसकी नॉलेज को, मैनेजर की नॉलेज को। भाई लेट्स से आप भी तो फ्यूचर के मैनेजर ही हो, इनफैक्ट करंट में भी तो मैनेजमेंट करते ही होंगे। अभी जैसे आप प्रिंसिपल्स बन के जाओगे तो आपको नॉलेज हो जाएगी, आप भी देखोगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इवन तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की चीजें हो रही है तो तुम्हें पता पड़ जाएगा इसका आउटकम ये होने वाला है, तुम्हारी नॉलेज इंप्रूव हो गई। तो कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो नॉलेज इंप्रूव करते हैं, ठीक है ना। इससे एबिलिटी भी इंप्रूव होती है। क्या भी इंप्रूव होती है, अब तुम ज्यादा एबल हो गए ना, ज्यादा लायक हो गए ना, जब तुम्हें कोई चीज को पहले पता पड़ जाएगा तो तुम अब क्या कर रहोगे, पहले से टैकल करके चलोगे कि भाई ऐसी सिचुएशन में मेरे को ऐसे क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजरियल सिचुएशंस, और एक इंसान की समझ भी बढ़ती है, उसकी नॉलेज इंप्रूव होती है, उसकी एबिलिटी है ना, उसकी क्षमता जो होती है, उसकी एबिलिटी क्या होती है, इंप्रूव होती है, और उसकी चीजों को लेकर के समझ इंप्रूव होती है। जब हम किसकी स्टडी करते हैं, प्रिंसिपल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है ना। आगे बोल रहे हैं प्रिंसिपल्स हेल्प मैनेजर्स। जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजर्स की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, टू लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक, कि वो अपनी किससे सीखते हैं, पुरानी के पास में जो उन्होंने मिस्टेक की थी उनसे, अपनी गलतियों से सीखते हैं। एंड टू सेव टाइम बाय सॉल्विंग रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स क्विकली, और यही चीजें जब फ्यूचर में क्या होती है, वापस से रिपीट होती है, तो फिर हम वही वाली गलती नहीं करेंगे। इस बार तो क्या होगी, बेवकूफी होगी। एक बार हमारा हाथ पहले जल गया, हम फिर उस आग में हाथ डालेंगे क्या, नहीं डालेंगे ना, तो ये तो गलती नहीं थी, तो क्या थी, बेवकूफी थी हमारी, ठीक है ना। अच्छा, तो कह रहे हैं दे आल्सो प्रोवाइड टाइमली गाइडेंस। दे कौन, दे किसके बारे में बात कर रहा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या भी प्रोवाइड कराते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स से हमें क्या मिलती है, टाइमली। अरे वही तो, मतलब टाइम रहते रहते हमें हिंट मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, हिंट मिल जाते हैं, या इनसाइट्स बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो, इनसाइट्स मिल जाते हैं हमें, which help in increasing the efficiency of managers, जिससे मैनेजर की क्या हो जाती है, efficiency increase हो जाती है। आगे वीडियो में पॉइंट शेयर सुनो, पक्की बात। आज के लिए इतना ही रखिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच। दो ही हेडिंग की आज हमने, ठीक है ना, और कंटिजेंसी को मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया। कोई बात नहीं, दो हेडिंग हुई है चलेगा, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। तो आज तो इतना रखिए, बाकी से कल कंटिन्यू करेंगे।